नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीत कुमार और आप जुड़ चुके हैं अंबेडकर विचार यात्रा के साथ। दोस्तों, अब हम उस अंबेडकर जी के उस दौर के कहानी सुनेंगे जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ौदा की नौकरी छोड़ दिए और मुंबई लौटे। यह समय उनके जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव था। बड़ौदा में जो अनुभव उन्हें मिले वे कड़वे और अपमानजनक थे, लेकिन उन्हीं अनुभवों ने उनके भीतर यह निश्चय और भी मजबूत कर दिया कि अब उन्हें अपने जीवन का हर क्षण अपने समाज के उद्धार के लिए लगाना है, समर्पित करना है अपने जीवन को अपने समाज के उद्धार के लिए। मुंबई लौटते समय उनके मन में काफी द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उनको अपने परिवार की जिम्मेदारी थी और दूसरे तरफ अपने समाज को इस माहौल में बदलने का जिम्मेदारी था। इन दोनों द्वंद्वों के साथ जब अंबेडकर साहब मुंबई लौटते हैं, मुंबई लौटकर उन्होंने सबसे पहले अपने जीवन यापन और रहने का चिंता की। सबसे पहले उन्होंने अपनी वकालत की डिग्री को चुना, जिससे वह अपने जीवन यापन करना चाहते थे। उन्होंने मुंबई के हाई कोर्ट में अपना वकालत शुरू की। साल 1917-18 की बात है जब बाबा साहब ने बम्बई हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। यह वही दौर था जब भारतीय समाज ब्रिटिश शासन के चंगुल में पूरी तरह से दबा हुआ था, अर्थात भारतीय समाज पूरी तरह से अंग्रेजी शासन के अधीन था। न्यायालयों में अंग्रेजी वकील और बड़े तबके, बड़े जाति के वकीलों का ही बोलबाला था। उसी दौर में दलितों के लिए दरवाजा लगभग बंद था। अगर कोई दलित अदालतों में अपनी केस लेकर न्याय के लिए पहुंचता तो उनकी सिर्फ मजाक उड़ाया जाता था, उनका उपहास उड़ाया जाता था। तभी बाबा साहब ने ठान लिया कि वे इस स्थिति को बदलेंगे और उन्होंने अदालत में सिर्फ मुकदमे नहीं लड़े, बल्कि हर मुकदमे को समाज सुधार का एक अवसर बनाया। वे चाहते थे कि हर दलित को यह भरोसा हो कि उनके लिए भी न्याय की कुर्सी है, कानून की किताबें हैं और वकालत करने वाला भी उनका अपना कोई है। कहा जाता है कि बाबा साहब जब पहली बार अदालत पहुंचे तो कई वकील और जज चौंक गए। क्यों चौंक गए? बाबा साहब जब पहली बार कोर्ट रूम में पहुंचे तो उनका साफ सुथरा कपड़ा, उनका व्यक्तित्व, आकर्षक व्यक्तित्व और बोलने का तरीका बिल्कुल आत्मविश्वासी था। इससे वहाँ के जज और वकील काफ़ी आकर्षित हो गए। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि ये महार जाति से हैं, उनके साथ खड़े सारे वकील पीछे हट जाते हैं। फिर भी बाबा साहब ने बड़ौदा की तरह पीछे हटना नहीं मंजूर किया, बल्कि इसी स्थिति में अपने आप को सुदृढ़ रखा और आगे की मुकदमों की लड़ाई लड़ते रहे। वे अपने मुकदमों की पूरी तरह तैयारी के साथ लड़ते। कानून की किताबों में उनकी गहरी पकड़ थी, तर्क करने की क्षमता और अंग्रेजी व मराठी भाषा में अद्भुत अधिकार उन्हें जल्दी ही पहचान दिला दिया। एक बार का वाकया है, एक दलित परिवार का जमीन का विवाद उनके पास पहुंचा। उच्च जाति के जमींदारों ने उनकी जमीन हड़प ली थी।
अदालत में पहली बार उस दलित ने महसूस किया कि उनका वकील सिर्फ उनसे फीस नहीं ले रहा है, बल्कि उनकी अधिकारों को और सम्मान के लिए भी लड़ रहा है। बाबा साहब ने अपने तर्कों और सबूतों से केस पलट दिया। जज को मानना पड़ा कि जमीन उसी दलित परिवार की है। यह जीत जमीन की नहीं थी, बल्कि बाबा साहब अंबेडकर की आत्मविश्वास की थी। वकालत, दोस्तों, बाबा साहब वकालत को सिर्फ पैसा नहीं समझते थे। वे कहते थे, कोर्ट रूम सिर्फ कानून का मंदिर नहीं है, बल्कि समाज को बदलने का एक दरबार है। इसलिए वे अक्सर गरीब, पिछड़े और वंचित के केस बिना फीस के भी लड़ते थे। उनकी कोशिश होती कि न्याय सिर्फ अमीरों और ताकतवरों के पास ही संकुचित न रहे। धीरे धीरे उनका नाम अदालत के बाहर भी फैलने लगा। लोग कहने लगे, यह वह आदमी है जो हमारी आवाज बन सकता है। मुंबई में रहते हुए बाबा साहब ने महसूस किया कि सिर्फ अदालत में केस जीतने से समाज की दशा नहीं बदलेगी। जरूरत है शिक्षा की, संगठन की और आंदोलन की। इसी सोच से 1924 में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की गठन की। इस सभा का उद्देश्य था शिक्षा का प्रसार करना, समाज को संगठित करना, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर आंदोलन करना, लड़ाई लड़ना। इस सभा की बैठकों में बाबा साहब अक्सर कहते थे, हमारा पहला कर्तव्य शिक्षा है। पढ़ो, लिखो और खुद को समाज के बराबर खड़ा करो। अगर हम शिक्षित होंगे तो कोई हमें दबा नहीं सकता। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। इस समय तक बाबा साहब का जीवन दो हिस्सों में बट गया था। दिन में वे अदालतों में केस लड़ते और रात में वे सभाओं में हिस्सा लेते। कोर्ट में कानून की भाषा बोलता हूँ। बाबा साहब बोला करते थे कि कोर्ट में मैं कानून का भाषा बोलता हूँ, लेकिन जब मैं सभा में होता हूँ तो पिछड़ों और वंचित भाइयों के दर्द की भाषा बोलता हूँ, पीड़ा की भाषा बोलता हूँ। उनका यह संतुलन ही उन्हें औरों से अलग करता है। कई बार लोग पूछते, डॉक्टर साहब आप एक साथ इतने काम कैसे करते? तो वे मुस्कुराकर कहते, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मेरे समाज के पास अभी तक बराबरी का हक नहीं है। दोस्तों, उस समय गांवों में, कस्बों में, तालाबों और कुओं पर अछूत जातियों के लोगों का जाना वर्जित था। वे कोशिश अगर करते तो उन्हें पीटा जाता, कभी कभी तो जान से मार दिया जाता था। यहाँ तक कि दलित वर्ग के लोग प्यासा मर जाना पसंद करते थे, लेकिन वे उस जगह कुआं या तालाब से पानी लेना पसंद नहीं करते थे। इसी पृष्ठभूमि में एक क्रांति का जन्म हुआ, जिसे हम महार सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए जानते हैं कि महार सत्याग्रह क्या हुआ था। साल था 1927। जगह थी कोंकण का छोटा सा कस्बा महार। महार में एक चौदार तालाब था। यह तालाब सरकार की संपत्ति थी, जनता का था, और सरकार के तरफ से साफ आदेश था कि इस तालाब का पानी हर कोई ले सकता है। लेकिन सदियों से चला आ रहा जातिवाद की मानसिकता के कारण इस तालाब से अछूतों को पानी लेने की अधिकार
नहीं था। दलित समाज के लोग तालाब के पानी को सिर्फ जानवर को पिलाते देख सकते थे, लेकिन खुद उसमें हाथ डालकर पानी पी नहीं सकते थे। तालाब उनके लिए था, पर फिर भी तालाब उनका नहीं था। उसी समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने विदेशों से पढ़ाई पूरी कर समाज सुधार की ठानी थी, वे अपने साथियों के साथ लगातार यह सोच रहे थे कि दलित समाज को उसकी बुनियादी जरूरतों और अधिकारों के लिए खड़ा करना ही होगा। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है वह कहानी जिसने भारत की सामाजिक क्रांति की दिशा बदल दी। अंबेडकर साहब ने अपने साथियों से कहा, हमारे सबसे बड़ी समस्या यही है कि समाज हमें इंसान नहीं मानता। अगर हमें बराबरी चाहिए तो हमें अपने अधिकारों को व्यवहार में साबित करना होगा। हमें यह दिखाना होगा कि पानी पीना, सड़क पर चलना, मंदिर में जाना, ये हमारे भी अधिकार है और हम इन्हें छीन कर रहेंगे। इसके साथ महाड़ में एक ऐतिहासिक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन को आयोजित करने में बहुत सारे स्थानीय नेताओं ने भी सहयोग दिया। यह सम्मेलन केवल भाषणों का कार्यक्रम नहीं था, यह सम्मेलन उस क्रांतिकारी सत्याग्रह की योजना का केंद्र था जिसमें दलित समाज पहली बार संगठित होकर अपने अधिकार लेने मैदान में उतरने वाला था। मार्च 1927 की वह सुबह आई। हजारों की संख्या में लोग महाड़ पहुंचे। अलग गांव से पैदल, बैलगाड़ियों में, ट्रेनों में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहां पहुंचने वाले लोगों के चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। कई लोग पहली बार अपने गांव से बाहर किसी आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे। वे जानते थे कि यह काम आसान नहीं होगा। उन्हें डर था कि ऊंची जातियां इसका विरोध करेंगी, हिंसा होगी, मारपीट होगी, लेकिन इसके बावजूद वे आए क्योंकि वे जानते थे कि यह आंदोलन उनकी अस्तित्व की लड़ाई है। सभा शुरू हुई। अंबेडकर साहब मंच पर आए। लोगों की आंखों में उम्मीद थी। अंबेडकर ने अपनी गूंजती आवाज में कहा, भाइयों और बहनों, यह तालाब जनता का है, यह सरकार का है और सरकार ने इसे सबके लिए खोला है। फिर हम क्यों चुप रहें? हमें इस तालाब से पानी लेने का हक है और आज हम यह हक लेकर रहेंगे। याद रखिए, हम यहाँ किसी से भीख मांगने नहीं आए हैं, हम अपना अधिकार लेने आए हैं। उनके इन शब्दों से भीड़ जोश से भर उठी। नारे गूंजने लगे, जय भीम, समानता का अधिकार हमारा है, हम इंसान हैं। सभा के बाद अंबेडकर साहब ने लोगों को तालाब की ओर चलने का आह्वान किया। हजारों की भीड़ एकजुट होकर चौधार तालाब की ओर बढ़ी। तालाब के किनारे पहुंचते ही लोगों का दिल जोर जोर से धड़कना चालू हो गया। सदियों से जिस जगह पर उनका जाना पाप माना जाता था, आज वह उसी जगह खड़े थे। अंबेडकर साहब ने खुद तालाब के पास जाकर पानी पिया और फिर उन्होंने अपने साथियों को भी पानी पीने को कहा। उस पल दोस्तों, सदियों की बेड़ियां टूटी। भीड़ से हजारों लोग तालाब पर उमड़े, पानी पीने लगे। कुछ ने अपनी लोटियां भरी, कुछ ने अपने सिर पर पानी डाला और कुछ खुशी में तालाब के ऊपर ही छलांग मार दिए। लोग रो रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। उनके लिए यह पानी सिर्फ पानी नहीं था, यह उनका आत्मसम्मान, यह उनकी जीत थी। लेकिन यह जीत ज्यादा देर तक टिक न सकी। महाड़ की उच्च जातियों के लोग इस आंदोलन से बौखला गए। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि अछूत लोग तालाब से पानी ले। उन्होंने रातों रात तालाब का शुद्धिकरण किया, दोबारा साफ करवाया। उस तालाब में गंगा जल छिड़कवाया
जैसे कि दलितों के हाथ लगने से पानी अपवित्र हो गया हो। यही नहीं, अगले ही दिन चारों तरफ हिंसा भड़क उठी, दलितों पर हमला किए जाने लगे, उन्हें पीटा गया, उनके घरों को जलाया गया। यह सब उस समाज की सच्चाई थी जिसे बराबरी मंजूर नहीं था। लेकिन दोस्तों, यह हिंसा भी आंदोलन को दबा नहीं सका, बल्कि इसने आंदोलन को और ताकत दी। दलित समाज समझ गया कि यह सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं है, यह उनकी और पूरी इंसानियत की लड़ाई है। इसके बाद यह मामला अदालत में भी पहुंचा। अदालत ने कहा कि चवदार तालाब सरकारी संपत्ति है और हर किसी को उससे पानी पीने का अधिकार है। यानी कानून अंबेडकर और उनके साथियों के साथ खड़ा था। लेकिन समाज की मानसिकता इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं थी। उनके बावजूद महाड़ का यह सत्याग्रह दलित समाज के लिए इतिहास का सबसे बड़ा जीत साबित हुआ, क्योंकि उस दिन लोगों ने महसूस किया कि वे संगठित होकर अपने अधिकार को छीन सकते हैं। उस दिन उन्होंने यह सीखा कि अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए संगठित होना होगा। महाड़ सत्याग्रह सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, यह आत्मसम्मान की पहली लड़ाई थी जिसने आने वाले हर आंदोलन की नींव रख दी थी। यह आंदोलन आगे चलकर कालाराम मंदिर सत्याग्रह तक पहुंचा। यही आंदोलन आगे चलकर मंदिर प्रवेश, शिक्षा के अधिकार और अंततः भारतीय संविधान में समानता के अधिकार तक पहुंचा। आज जब हम महाड़ सत्याग्रह को याद करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल इतिहास की घटना नहीं, बल्कि यह उस संघर्ष की याद है जिसे बाबा साहब अम्बेडकर की ताकत, सूझबूझ और संगठित करने की क्षमता ने महाड़ सत्याग्रह को जीत हासिल दिलाया और इतिहास के पन्नों में छप गया। किसी भी समाज का उत्थान तब होता है जब उसके लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं और अन्याय के सामने झुकते नहीं हैं। महाड़ का पानी सिर्फ पानी नहीं था, वह बराबरी की पहली धारा थी, वह न्याय की पहली बूंद थी, वह आत्मसम्मान की पहली जीत थी और इसलिए महाड़ सत्याग्रह भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक है। जय भीम दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप अंबेडकर जी के इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को दूर हर एक दलित और अंबेडकरवादी विचार रखने वाले लोगों तक पहुंचाएं और कुछ सुझाव के लिए हमें कमेंट करें। धन्यवाद।